हाँ देखिए बच्चों, कल की क्लास में अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में। एक टर्म है समभारिक, जैसे कल हमने समस्थानिक पढ़ा था ना, ऐसे होता है समभारिक। समभारिक का मतलब होता है जिसका भार समान हो, भार समान हो। और भार से मतलब यहाँ होता है द्रव्यमान संख्या से, यानी कि जिसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर समान हो। तो इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल है, देखिए वो ये है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि ए समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, हम इन्हें कहते हैं समभारिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक तो कार्बन 14 और एक नाइट्रोजन 14। अब जरा देखिए, इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, न्यूट्रॉन का नंबर लेना पड़ेगा 8, तो 8 और 6 हो जाएगा 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, न्यूट्रॉन लेने होंगे 7, तो 7 7 हो जाएगा 14। अब जरा दोनों को देखिए, मास नंबर यानी कि दोनों समभारिक हैं, दोनों की द्रव्यमान संख्या बराबर है 14 14। परमाणु क्रमांक अलग है और न्यूट्रॉन का नंबर भी अलग है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं समभारिक। ऐसे देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम, ट्राइटियम इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 3। ऐसे एक हीलियम का समस्थानिक भी होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या भी 3 ही होती है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 1, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी 3। तो ट्राइटियम और हीलियम 3 ये दोनों भी परस्पर क्या हो गए, समभारिक हो गए। ऐसे देखो एक 5वीं टर्म आती है सम न्यूट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटॉन्स। परिभाषा बड़ी सिंपल है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, देखो बड़ी सिंपल परिभाषा है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी, अब देखो सम न्यूट्रॉनिक, देखो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान हो गया, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान हो गई, और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या का प्रतीक हमने लिया था n, किंतु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, भाई ये कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अच्छा जरा देखिए सब न्यूट्रॉनिक में, एक तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक देखिए, और एक है हीलियम का समस्थानिक। अब जरा दोनों को देखिए, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसके पास भी 2 न्यूट्रॉन है, इसके पास भी 2 न्यूट्रॉन है, बाकी सब अलग अलग है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए, जैसे एक तो एक कार्बन 13, एक ले लेते हैं हम नाइट्रोजन 14। अब दोनों में क्या समानता देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब यहाँ लेने पड़ेंगे 7 न्यूट्रॉन, ताकि 7 और 6 हो जाएंगे 13, यहाँ भी 7 न्यूट्रॉन हो गए, ताकि 7 7 हो जाएंगे यहाँ पर 14। तो ये दोनों सब न्यूट्रॉनिक है, ये दोनों भी सब न्यूट्रॉनिक है, तो इन्हें कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। चलो इसको यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखिए एक और टर्म यहाँ पर आती है सब न्यूट्रॉनिक समभारिक के बाद, वो आती है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। देखिए नंबर 6 नंबर पर आती है सम
इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, हम इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अच्छा ज़रा देखिए, जैसा कि नाम से ये सम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन सीरीज, भाई ये पूरी सीरीज है। परिभाषा बड़ी सिंपल है, देखिए देखो, ऐसी परमाणविक प्रजातियां, अच्छा परमाणुक प्रजातियां क्या है? परमाणु, आयन, अणु भी ले लेते हैं, ये सब एटम से बने हुए हैं। परमाणुक प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसी परमाणुक प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, हम उसको क्या बोलेंगे? हम सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो यानी कि समान, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन रखने वाले, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने वाले। चलो एक बनाते, देखिए देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यदि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो ये ऋणायन में बदल जाएगा। अब इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को ऐसा कैसा छोड़ दो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नेचुरली होते ही हैं। लिथियम देखिए, लिथियम के पास होते 3 इलेक्ट्रॉन, यदि 3 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो बचाएगा Li+। अब इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बेरिलियम देखिए, बेरिलियम के पास होते 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। भाई पता कैसे लगा 4 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इससे बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। सब क्यों निकाल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी होती है +2। बेरिलियम की वैलेंसी +2 इसीलिए होती है क्योंकि बेरिलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं। 4 थे, 2 निकल गए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस पूरी एक सीरीज आपको मिल गई जिसके प्रत्येक सदस्य के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्राइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, Li+ के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम +2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक सीरीज आपको मिल गई यहाँ पर। देखिए इस सीरीज को B+2 से स्टार्ट करते हैं अपन, Li+, हीलियम H-, इसको कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन श्रेणी, क्योंकि इसके प्रत्येक सदस्य के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहलाएगी 2 इलेक्ट्रॉन श्रेणी। और ज़रा देखिए, और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एल्यूमिनियम +3 बना लेता है। पढ़ा होगा आपने कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, इसीलिए +3 होती है क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है। ये बचे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैग्नीशियम ज़रा देखिए, मैग्नीशियम के पास होते 12 इलेक्ट्रॉन। क्यों होते 12 इलेक्ट्रॉन भाई? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम के एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, ये बनता है Mg+2। 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सोडियम लेते हैं अपन, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बनाता है Na+। अब 11 में से 1 घटा देंगे, बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा नियॉन, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन न तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, क्योंकि अक्रिय गैस है ये, ऐसा कैसा रहेगा ये? नियॉन का नियॉन ही, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास से 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1,
क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का ज़बरदस्त गुण होता है। अब ये बनाएगा F माइनस, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 9 थे इलेक्ट्रॉन, एक और जोड़ दिया, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा देखो ऑक्सीजन, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बन जाएगा ऑक्साइड, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये पूरी एक सीरीज मिल गई जिसके प्रत्येक सदस्य के पास हम देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। चलो अब इसको लिखते हैं, देखो एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस, नियॉन, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड भी ले सकते हैं, कार्बाइड भी ले सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगी आपकी 10 इलेक्ट्रॉन श्रेणी, 10 इलेक्ट्रॉन की श्रेणी। ऐसे और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बनाई जा सकती है, जैसे स्कैंडियम +3, कैल्शियम +2, पोटेशियम प्लस, आर्गन, ये आपके क्लोराइड, ठीक है ना, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ये हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन श्रेणी। देखो इनके अलावा कुछ अणु भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जैसे कि HF, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 रे कितने हो गए 10, H2O, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया 7 और 3 10, मीथेन 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, देखिए यहाँ पर। तो ये भी क्या हो गई आपके एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी होगी, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। ऐसे देखिए कुछ और पॉली एटॉमिक आयन भी ले सकते हैं। देखो जैसे एक आयन है बोरेट, इस आयन का नाम होता है बोरेट। एक होता है नाइट्रेट, बोरेट के बाद देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट, और एक होता है नाइट्रेट, इस आयन का नाम होता है कार्बोनेट, इसका नाम है नाइट्रेट। अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, देखो देखो बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 8 या 24 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, 3 इकाई ऋणावेश भी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे इसमें। ये जो -3 है ना, देखो उदासीन बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो 8 या 24 इनके पास हो गए, और 3 नेगेटिव चार्ज भी हैं। अब नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और जुड़ेंगे, तो जब ऋणायन होता है ना तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, और कितना हो गया देखिए 24 और 5 कितना हो गए 29 और 3 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बोनेट में देखिए, कार्बोनेट के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के पास 24, 2 नेगेटिव चार्ज, आप देखोगे बराबर 32। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 24, 1 नेगेटिव चार्ज, आप देखोगे 32। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के एग्जाम्पल है। चलो इसको यहाँ पर नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ 1-2 और चीज़ों को अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए तो बच्चों देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद अगला नंबर आता है, देखिए आइसोडाइफियर्स, आइसोडाइफियर्स नंबर 7।
डाइफियर। तो देखो आइसो डाइफियर में क्या होता है, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान होता है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें n माइनस जेड, n क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, z क्या है बच्चों प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर, ये दोनों का डिफरेंस बराबर होता है, n माइनस जेड समान होता है, इन्हें कहते हैं आइसो डाइफियर। जैसे कि देखिए, जैसे कि बोरॉन 11 और सोडियम 23, एक तो बोरॉन 11 और एक होता है सोडियम 23। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। बोरॉन में न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 6, क्योंकि 11 में से 5 गए तो 6, 5 और 6 11। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या आएगी आपकी कितनी 12। अब देखो दोनों के लिए इसका मान जेड का मान 5, इसके लिए जेड का मान 11 है। न्यूट्रॉन की संख्या इसकी 6 है और इसकी 12 है, ये 6 न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन। जेड माइनस एन, नहीं एन माइनस जेड, 6 माइनस 5 बराबर 1, 12 माइनस 11 बराबर 1। तो बोरॉन 11 और सोडियम 23 ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं आइसो डाइफियर्स, आइसो डाइफियर्स। एक लास्ट एक और अपन देखते हैं आइसो स्टीयर्स। आइसो स्टीयर, तो देखो ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या समान होती है, हम उन्हें कहते हैं आइसो स्टीयर्स। ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं परमाणुओं की संख्या समान होती है, ये कहलाते हैं आइसो स्टीयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर N2O और CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा इन दोनों में जरा दे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। देखो 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 2 14। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या एटॉमिक नंबर 8 है, तो 14 और 8 कितने हो गए आपके, देखिए 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन के पास 16 हो गए, तो कितने हो गए आपके 22 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है परमाणु की संख्या। नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रस ऑक्साइड के पास है 3 परमाणु, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, 2 + 1 बराबर 3। CO2 के पास है 3 परमाणु, 1 परमाणु कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, 1 + 2 बराबर 3। तो भाई ये आपके क्या है आइसो स्टीयर्स, इनको कहते हैं आइसो स्टीयर। तो यह थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या से। चलो इसको नोट कीजिए और फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था कैसे होती है, और यही वास्तव में परमाणु का मॉडल है, परमाणु का प्रतिरूप है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, रेत, ईंट और सीमेंट। लेकिन एक बिल्डिंग में रेत, ईंट, सीमेंट की व्यवस्था कैसे होती है, इन तीनों को कैसे जमाएं ताकि एक भवन बन सके, कमरा बन सके। ऐसे परमाणु के 2 कणों के बारे में या 3 कणों के बारे में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें 2 कणों की व्यवस्था अपन समझेंगे यहाँ,
एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट एटम में कैसा है। देखो जो परमाणु प्रतिरूप है तो है ना, इसके जितना भी प्रतिरूप है, प्रतिरूप यानी कि मॉडल, मॉडल इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो चिरसम्मत, चिरसम्मत यानी कि क्लासिकल, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, और एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न। अब देखो चिरसम्मत और आधुनिक। चिरसम्मत में पहला है डाल्टन, जो आपने पढ़ा है 9th और 10 में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये चिरसम्मत ही है ये। दूसरा है थॉमसन का मॉडल, पढ़ा होगा आपने 9-10 में कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो थॉमसन ने ये बताने का प्रयास भी किया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे जमे रहते हैं, बट बाद में फेल हो गया। तीसरा रदरफोर्ड, इसने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली एटॉमिक मॉडल को डिज़ाइन किया और एक्सपेरिमेंटली बताया कि एटॉमिक मॉडल कुछ ऐसा होता है। और चौथा बोर, बोर ने एटॉमिक मॉडल को एक व्यवस्थित रूप दिया। जो भी आज का मॉडल है बिल्कुल उसकी शुरुआत रदरफोर्ड और बोर से ही होती है। देखिए आधुनिक मॉडल में ये किसी एक वैज्ञानिक के नाम से नहीं है, आधुनिक मॉडल में 3 वैज्ञानिकों का योगदान है। एक तो डी ब्रॉगली, अब ये डी ब्रॉगली का मॉडल नहीं है, मैं उन 3 महान वैज्ञानिकों के नाम लिख रहा हूँ जिनके सम्मिलित प्रयासों से परमाणु का आधुनिक प्रतिरूप विकसित हुआ, डी ब्रॉगली। दूसरा देखिए हाइजेनबर्ग, और तीसरा श्रोडिंगर। रदरफोर्ड, बोर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन सब साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है अपने अपने डिस्कवरी के लिए। सबसे पहले देखिए, यदि हम डाल्टन का मॉडल आपने पढ़ा है 9-10 में, थॉमसन का मॉडल, देखो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल ऐसा दिया है तरबूज के जैसा या बूंदी के लड्डू के जैसा। जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं ना, उसमें बीच बीच में इलायची के दाने पड़े होते हैं, तो थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक ऐसा होता है जैसे तरबूज होता है, और तरबूज में बीज होता है, क्योंकि ये तो पता लग चुका था कि के एटम में एक पॉजिटिव हिस्सा भी है और एक नेगेटिव हिस्सा भी है। नेगेटिव पार्ट तो इलेक्ट्रॉन है, तो थॉमसन ने बताया कि सारे का सारा परमाणु एक धनावेशित गोले के रूप में होता है, और उस गोले में इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से जमे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं या लड्डू में इलायची के दाने होते हैं। इसको कहा गया थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। बट परमाणु के वास्तविक मॉडल के आसपास भी नहीं है, इसलिए इसको तो सब बाद में खारिज कर दिया है इसको। हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल से। देखिए यहाँ पर चिरसम्मत मॉडल में पहले बात करते हैं रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल या ग्रहीय प्रतिरूप, यानी कि सोलर मॉडल है, सोलर मॉडल। सोलर मॉडल कैसा, ये जो सोलर सिस्टम है ना, जो सौर मंडल है जिसके सेंटर में सन है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ये है सोलर मॉडल। कुछ ऐसा ही मॉडल रदरफोर्ड ने भी परमाणु का विकसित किया। अब देखिए रदरफोर्ड के मॉडल का आधार एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था, एक बड़ा प्रयोग था, और उस प्रयोग का नाम था स्वर्ण पन्नी प्रयोग। स्वर्ण
पन्नी प्रयोग। इस प्रयोग को करने के लिए रदरफोर्ड ने दो चीज़ें काम में ली। एक तो सोने की पन्नी, जैसे चांदी का वर्क आता है ना, बहुत ही पतला होता है, ऐसे बहुत ही बारीक सोने की पन्नी। और एक लिया अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। अल्फा कण के बारे में आपको बताया था, ये हीलियम का नाभिक होता है, इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश होता है, अल्फा पार्टिकल। तो इस स्वर्ण पन्नी प्रयोग को एक और नाम इसको बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हम इसे कहते हैं। अब देखो ये प्रयोग है क्या बेसिकली। अब ज़रा हम इस प्रयोग का देखिए यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो एक बड़ा, उस समय तो बड़ा खैर ये मुश्किल प्रयोग था, आज के समय में आसान प्रयोग है ये। चलो इस प्रयोग को ज़रा अपन देखते हैं कि स्वर्ण पन्नी प्रयोग में था क्या। देखो इसमें क्या था, एक बिल्कुल बारीक सोने की पन्नी ली, पन्नी यानी कि जैसे चांदी का वर्क होता है ना, जैसे सोने का वर्क लिया, और इस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की? अल्फा पार्टिकल की बौछार की। अब देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब यदि परमाणु लड्डू की तरह ठोस होता और इसे ठोस कण, तो सोना भी सोने के परमाणु से बना होता है, और सोने का प्रत्येक परमाणु ठोस होता बिल्कुल लड्डू की तरह, और बिल्कुल ठोस गोले पास पास सट कर के यदि सोने की पन्नी बना रहे होते हैं इस तरीके से, जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश एक धनावेशित गोले के रूप में होता है, और इनमें यदि अल्फा कणों की बौछार की जाती तो क्या होता, अल्फा कण जाते और टकरा करके वापस लौट आते, इधर उधर बिखर जाते। अल्फा कण पार नहीं हो सकते थे इसमें से, क्योंकि परमाणु ठोस गोले के रूप में होता है। यदि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल करेक्ट होता तो क्या होता कि अल्फा कण सोने की पन्नी पर गिरते तो सही, लेकिन पार नहीं हो सकते थे, उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो टकरा करके वापस लौट करके चले जाते हैं, इधर ही बिखर जाते हैं, कुछ इधर चल जाते हैं, कुछ, लेकिन इसके पार नहीं कर सकते थे वो। बट हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। क्या हुआ कि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से ऐसे पार चले गए जैसे कि उसके रास्ते में कोई रुकावट ही ना हो, कुछ हो ही नहीं रास्ते में, ऐसे अल्फा कण पार चले गए। और अल्फा कण ज़्यादातर पार चले गए, लगभग सभी अल्फा कण सीधे के सीधे पार चले गए, और इन अल्फा कणों का सोने की पन्नी को भेद करके निकल जाना, इस घटना ने रदरफोर्ड को आश्चर्य में डाल दिया, और उसने कहा कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बिल्कुल गलत है, कि परमाणु लड्डू की तरह ठोस नहीं होता, बल्कि परमाणु खोखला होता है। और परमाणु के बारे में एक सही बात पता लगी कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु खोखला होता है, खाली होता है। अब यदि परमाणु खोखला है तो खाली है, तो भाई उसमें प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। इसके लिए रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के परिणामों का और भी गहराई से विश्लेषण में देखा उसने कि बहुत थोड़े से अल्फा कण अलग अलग कोणों पर भी मुड़ जाते हैं, लेकिन अलग अलग कोणों पर मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत थोड़ी सी होती है। बहुत थोड़े से अल्फा कण 90 डिग्री के कोण पर भी मुड़ जाते हैं, ज़्यादातर तो पार चले गए, बहुत थोड़े से अलग अलग एंगल पर मुड़ गए, उससे भी कम 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गए, और 20,000 में से एक अल्फा कण जिस दिशा में गया था उसी दिशा में लौट करके आ गया।
तो अल्फा कणों का अलग अलग कोणों पर मुड़ना, वापस टकरा करके लौटना, बहुत कम अल्फा कण का 20,000 में से एक वहाँ पर टकरा करके भी लौटता है। इससे दूसरी बात पता लगी, और ये बात पता लगी कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। उस छोटे से भाग को नाभिक कहते हैं। सब कैसे पता लगा छोटे से भाग में केंद्रित है? देखो, अल्फा कण खुद पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा कण का वास्तविक सूत्र ये होता है, और परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन होंगे तो नाभिक भी पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो, ये परमाणु का नाभिक है ये। अब क्या होगा देखिए, अब चूंकि परमाणु तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अधिकांश खोखला है ना, परमाणु के नाभिक को छोड़ करके सारा खोखला है, तो क्या होगा कि जो अल्फा कण बिल्कुल नाभिक की सीध में जाएगा। अब क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज है, परमाणु का नाभिक भी पॉजिटिव चार्ज है, और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नाभिक के निकट पहुंचेगा, प्रतिकर्षण के कारण अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी, और एक निश्चित दूरी पर ये जीरो स्पीड हो जाएगी, रुक जाएगा वो, और रुक कर के, क्योंकि नाभिक उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसी दिशा में लौट के आ जाएगा। लेकिन उसी दिशा में लौट के आने वाला कण 20,000 में से एक है केवल। इससे पता लग रहा है कि पूरे परमाणु में ये धनावेशित भाग एक छोटा सा हिस्सा है, सारा का सारा धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है। पहले ये तो पता लगी चुका था कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु का जो भी द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, और ये प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश, यानी कि परमाणु के सारे प्रोटॉन और समस्त द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही है, एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इस प्रकार परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। एटॉमिक मॉडल नहीं खोजा, लेकिन नाभिक के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट जानकारी रदरफोर्ड ने पता लगा ली। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में प्रबल वेग से गति करते हैं। कि साहब, इलेक्ट्रॉन गति क्यों करते हैं? यदि इलेक्ट्रॉन रुका रहे तो, बस रुका रहे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ गया तो फिर परमाणु खोखला कहाँ रहा? परमाणु तो ठोस हो गया। लेकिन परमाणु तो खोखला है, और ये खोखला तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रबल वेग से वृत्ताकार पथ में गति करे। अब गति करेगा तो क्या होगा? गति करेगा तो ये होगा, देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर एक बल लगेगा। जब कोई भी कण गोल घूमता है, उस कण पर बाहर की ओर एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, और अंदर की ओर लगता है आकर्षण बल। ये जो आकर्षण बल है, ये धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच में है, और बाहर की ओर का जो बल है वो क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल। जब ये दोनों बल बराबर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पथ में उस पर्टिकुलर वेग से गति करेगा ताकि बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगने वाले आकर्षण बल के बराबर हो जाए। और यहाँ पर एटम के बारे में 3 बातें निकल कर के आती है, और इन्हीं तीनों बातों को कहते हैं रदरफोर्ड का सोलर मॉडल। ये सौर मंडल के जैसा है। अब इसका निष्कर्ष 3 लाइन में अपन लिखते हैं। पहली चीज़ देखिए कि परमाणु का अधिकांश भाग
रिक्त होता है। ये रदरफोर्ड का सोलर मॉडल है। नंबर 2, परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक किसे कहते हैं? वो परमाणु के छोटे से भाग को जिसमें समस्त धनावेश भी है और समस्त द्रव्यमान भी है, नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। ये भी एक बड़ी एक जानकारी की लाइन है। देखिए कि नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। नंबर 3, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, वो ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में प्रबल वेग से गति करते हैं। चलो, ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्ने प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बेस पर जो एटॉमिक मॉडल निकल कर के आए ना, उस एटॉमिक मॉडल के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है कि परमाणु खोखला है, सारा का सारा धनावेश और द्रव्यमान नाभिक में है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में प्रबल वेग से गति करते हैं। आज की क्लास का फिनिश करते हैं। अभी इस रदरफोर्ड मॉडल में कुछ और भी बातें हैं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। देखिए।